हेलो एवरीवन। तो इसके पहले जो है हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस किया। कार्बोकेटायन में क्या बताया था हमने कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनायन में क्या बताया कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल जो है न्यूट्रल केमिकल स्पीशीज थे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होता। अगला हम लोग का है कार्बीन्स। तो ये कार्बीन्स क्या होते हैं? लिखा हुआ न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन स्पीशीज कंटेनिंग टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। माने कार्बन का ही स्पीशीज जो कि डाइवैलेंट हो। डाइवैलेंट करते का मतलब कि कार्बन का दो बॉन्ड बन रहा हो और उस कार्बन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन ये दो बॉन्ड इसका बन रहा है, मान लो यहाँ कोई ग्रुप है X और यहाँ कोई ग्रुप है Y, और ये दोनों ग्रुप जो रहेगा वो मोनोवैलेंट होगा। मोनोवैलेंट कहने का मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो उस प्रकार का न्यूट्रल कार्बन स्पीशीज जो दो मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हुआ हो और इसके पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कार्बन स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं कार्बीन्स। न्यूट्रल कैसे? तो कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर है, इसलिए कोई चार्ज नहीं है। अब जिस कार्बन के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन का वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और 2 यहां, 6 इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यदि कोई एटम बॉन्ड बना रहा हो तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ इस कार्बन का 6 ही हो रहा है, मतलब 8 करने के लिए यह 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता हो वैसे सब्सटेंस को हम लोग लेविस एसिड भी बोलते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी रखेगा, इसलिए हम लोग कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोल सकते हैं। मतलब यदि चार्ज को हटा दिया जाए तो कार्बोकेटायन के जैसा ही हुआ कार्बन, उसमें भी कार्बन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ भी कार्बन का वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अंतर की कार्बोकेटायन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था और कार्बन में कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होता है। एग्जांपल जैसे CH2 2 इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मिथाइलिन बोलेंगे। वैसे डाइक्लोरोकार्बन, साइक्लोहेक्साइलिन कार्बन, ऐसे करके दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब यदि कार्बन्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बन्स दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ये सिंगलेट और ट्रिपलेट का क्या मतलब है इसको आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सिंगलेट कार्बन क्या है? तो सिंगलेट कार्बन कहने का मतलब हुआ कि जो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स are present in the same orbital, are present in the same orbital। और जो ट्रिपलेट है इसमें क्या हो जाएगा कि 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स are present in the separate orbitals, separate orbitals। ऐसा कि कार्बन में कार्बन के पास ही जो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यदि यह दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में हो तो वैसे कार्बन को हम लोग सिंगलेट कार्बन बोलेंगे। और यदि यह दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में हो, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हो, तो वैसे कार्बन को हम लोग ट्रिपलेट कार्बन बोलेंगे। यदि स्ट्रक्चर की बात करें सिंगलेट और ट्रिपलेट का, तो कार्बन में भी हमने क्या देखा था कि कार्बन दो बॉन्ड और यहां इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड है, इसको लोन पेयर कंसीडर किया जा सकता है। तो इस केस में इसका 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 ऐसा। अब sp2 के आधार पे जो शेप होता है ट्रायंगुलर प्लानर, वैसे ही शेप हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये कार्बन एक ग्रुप मान ले इधर है, एक ग्रुप इधर, और एक ही sp2 ऑर्बिटल, एक sp2 से इधर बॉन्ड बना, एक sp2 से इधर बना, तो एक sp2 ऑर्बिटल यहां बन जाएगा। क्योंकि sp2 है टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 3 में से 2 ऑर्बिटल बॉन्ड बना लिया, एक ऑर्बिटल बच जाएगा। ये जो ऑर्बिटल बचा हुआ है इसी में दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन।
इस तरह से। आप चूंकि अभी हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 है, sp2 कहने का मतलब p का 2 ऑर्बिटल, जबकि p में होता टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल इस कार्बन के पास बचा हुआ रहेगा। दिस इज एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल, क्योंकि sp2 में जो p के 2 ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं px और py, यहाँ जो बचा हुआ ऑर्बिटल है 2pz, तो ये हुआ सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन। ट्रिपलेट की बात करें तो इसमें हमने क्या लिखा है कि दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे। तो जब इसका सेट बनाएंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ऐसा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस sp2 ऑर्बिटल में होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस 2pz ऑर्बिटल में होगा। इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहेगा। ये ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन ऐसा। तो एक ऑर्बिटल sp2 होगा, दूसरा ऑर्बिटल 2pz, जबकि यहां दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। और कौन सा ऑर्बिटल? sp2 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कभी कभार ट्रिपलेट कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर भी दिखाया जाता है, इस तरह से। तो जब लीनियर स्ट्रक्चर दिखाया जाए तो अगर मतलब 2 सिग्मा है तो इस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp कंसीडर करेंगे हम लोग, और ये जो दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में रहेगा। एक ऑर्बिटल को मान ले 2px ऑर्बिटल है, 2py ऑर्बिटल है। क्योंकि sp में जो p ऑर्बिटल भाग लेता है वो pz होता है, तो बचा हुआ ऑर्बिटल px और py। तो सिंगलेट कार्बन में दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में होंगे, ट्रिपलेट में दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल। यदि sp2 कंसीडर करेंगे हम लोग तो इस केस में जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा sp2 ऑर्बिटल में और दूसरा होगा 2pz में। लेकिन यदि उसका लीनियर स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाए तो इस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp और दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वह एटॉमिक ऑर्बिटल में ही होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ें कि वैसे स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको पारामैग्नेटिक बोलते हैं। पारामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट होगा। और यदि कोई स्पीशीज में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स केवल पेयर्ड है, दो करके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वैसे स्पीशीज को डायमैग्नेटिक बोलेंगे, मतलब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपेल होगा। तो सिंगलेट कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन है वह पेयर्ड है। पेयर्ड का मतलब ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और ट्रिपलेट की बात करें तो अनपेयर्ड है, तो ये हो जाएगा पारामैग्नेटिक। ऐसा मतलब ट्रिपलेट कार्बन पारामैग्नेटिक, सिंगलेट कार्बन जो है डायमैग्नेटिक। अब इस सिंगलेट और ट्रिपलेट वर्ड का इस्तेमाल हम लोग क्यों किए हैं इसको जरा समझते हैं। तो एक टर्म होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका फॉर्मूला होता है 2s+1। s मतलब हुआ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 1/2। साइन के साथ किया जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट है तो 1/2। अब दो इलेक्ट्रॉन यदि इस तरह से हो तो एक का हम लोग +1/2 लेंगे और दूसरे का -1/2 लेंगे, ऐसे कंसीडर करते हैं। तो सिंगलेट कार्बन में क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ है, ऐसा। तो इसका वैल्यू +1/2, इसका -1/2, तो निकालें 2s+1 होता है फॉर्मूला। तो s का वैल्यू टोटल निकालेंगे तो +1/2 और -1/2 हो गया 0। तो 2 × 0 + 1 मतलब 1। तो जो 1 आया है ना इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंगलेट। और ट्रिपलेट की बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों अलग अलग है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन अलग एक अलग। तो इसका +1/2 और इसका भी +1/2, तो ओवरऑल हो गया 1, जोड़ देंगे तो अब 2s+1 तो 2 × 1 + 1 तो कितना जाएगा 3। तो यहाँ जो 3 आया इसके लिए इस्तेमाल किया हम लोग ट्रिपलेट। तो जो सिंगलेट और ट्रिपलेट है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पे दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला ऐसा है। अब लास्ट हम लोग बात करें कार्बन के स्टेबिलिटी की। तो जो दो टाइप के कार्बन हमने देखा अभी, सिंगलेट और ट्रिपलेट, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो यहां से यदि देखें हम लोग तो यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्बिटल में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन सेपरेट ऑर्बिटल्स में। अब यदि दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है ऑब्वियसली वहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा। और रिपल्सन होने से हमने पढ़ा है कि एनर्जी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाता है।
तो सिंगलेट कार्बेन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं तो यहाँ ज्यादा रिपल्सन होगा, और यहाँ ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं तो इसमें रिपल्सन कम होगा। तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ये बात हम लोग कैसे पता करेंगे? तो क्या होगा ना कि p ऑर्बिटल जो है इसके साथ इधर रिपल्सन करेगा, तो इधर ही ज्यादा रिपल्सन करेगा तो बॉन्ड सटेगा ना, इधर से भी रिपल्सन होगा, इधर से भी रिपल्सन होगा। तो ई जो एंगल होता है ना, या एंगल 100 से 110 डिग्री के आसपास होता है। देखिए जो ट्रिपलेट है इसमें भी यहाँ रिपल्सन होगा इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन कम होगा। तो कम रिपल्सन होगा तो बॉन्ड बहुत ज्यादा सटेगा नहीं, इसलिए यहाँ जो एंगल होता है 130 से 150 डिग्री होता है ऐसा। तो ये एंगल का वैल्यू से हम लोग पता कर ले रहे हैं, यहाँ एंगल ज्यादा है इसका मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन नहीं किया है, और यहाँ एंगल का वैल्यू कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन किया है, इसलिए एंगल डिक्रीज कर दिया है। तो एंगल के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि सिंगलेट कार्बेन में जो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है वो ज्यादा रिपल्सन करता है इन कंपैरिजन टू ट्रिपलेट कार्बेन वेयर टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेपरेट ऑर्बिटल्स। तो इस आधार पे हम लोग देखें तो ट्रिपलेट कार्बेन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मोर स्टेबल, और जो सिंगलेट कार्बेन है इसका स्टेबिलिटी कम होगा, लेस स्टेबल। तो कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सबसे पहला बात स्टेबिलिटी आता है, दूसरा एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का नेचर आएगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में भी इससे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्बीन्स के बाद अब हम लोग नाइट्रीन्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 11 12 में हम लोग को जितने भी रिएक्शंस पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैक्सिमम रिएक्शंस में जो शुरुआत का 4 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम लोगों ने देखा, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल और कार्बीन, यही चारों मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आते हैं। इधर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं नाइट्रीन्स, एराइंस, इनामाइंस और अलाइड्स वगैरह, ये थोड़ा एडवांस है, मतलब आगे के क्लासेस में, हायर क्लासेस में जब आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह, वहां जो है सबका इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी कार्बीन्स के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये कार्बीन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसका कहाँ यूज है, कहाँ यूज है कहने का मतलब कि कौन सा रिएक्शन में आता है। तो क्लास 12 में जो हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे, रीमर टीमैन रिएक्शन, ऐसा। इस रीमर टीमैन रिएक्शन में जो है कार्बीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और वह रिएक्शन इसी कार्बीन इंटरमीडिएट से होकर के होता है। तो जब चैप्टर में हम लोग रीमर टीमैन रिएक्शन पढ़ेंगे वहां कार्बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप लोगों को समझना होगा कि ये कार्बीन के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो कार्बीन के बाद जो है अब नाइट्रीन्स, नाइट्रोजन एनालॉग्स ऑफ कार्बीन, मतलब जैसा कार्बीन था वैसा ही नाइट्रीन है, बस कार्बन की जगह में क्या जाएगा, नाइट्रोजन। So nitrines are neutral monovalent nitrogen species containing 2 unshared pairs of electron। कार्बीन में कार्बन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा था अनशेयर, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो था दो कहने का मतलब कि एक पेयर। नाइट्रीन्स में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं, 4 कहने का मतलब कि 2 पेयर। तो नाइट्रीन जो है न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज, मतलब इसमें नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, और उस नाइट्रोजन के पास 2 अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर्स माने 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां हम लोग देखें कि नाइट्रोजन इधर एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां भी 5 है, 1 2 3 4 5 वैलेंसी के बराबर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नाइट्रोजन पर यहां कोई चार्ज नहीं है। जैसे कार्बीन का क्लासिफिकेशन था वैसे ही नाइट्रीन का भी है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो यदि नाइट्रोजन का जो दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन है या दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हो और पेयर्ड हो, ऐसा 2-2 इलेक्ट्रॉन करके हो एक साथ, तब ऐसे कार्बन को हम लोग नाइट्रीन को हम लोग बोलेंगे सिंगलेट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी से आप लोग निकाल सकते हो, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो S का ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 0, तो 2s + 1 से निकालेंगे तो 1, मतलब सिंगलेट कार्बन। और ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है कि जो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, चारों में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में रहेगा और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है सेपरेट ऑर्बिटल में। तो इस केस में हम लोग नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp कंसीडर करेंगे। तो sp कहने का मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक पेयर इधर,
इस तरह से। तो यहाँ ही जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है sp ऑर्बिटल में है, और बाकी जो दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन है वह एक 2px में हो जाएगा, एक 2py ऑर्बिटल में हो जाएगा। जबकि यहाँ हम लोग देखें सिंगलेट में, तो यहाँ जो दोनों पेयर है ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और हाइब्रिड में भी कौन सा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ई जो ऑर्बिटल है 2pz ऑर्बिटल, ये जो है खाली बच जाएगा। यहां से यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है तो s बराबर 0, लेकिन ये दोनों तो सिंगल है तो इसका +1/2 और इसका भी +1/2, दोनों जोड़ेंगे तो 1, तो 2s + 1 बराबर 2 × 1 + 1, तो आ जाएगा 3 आ गया, मतलब ट्रिपलेट का गया, ट्रिपलेट नाइट्रीन हो गया। तो यदि नाइट्रीन्स में ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर में हो दो करके दोनों sp2 ऑर्बिटल में, तो बोला जाएगा सिंगलेट नाइट्रीन। और यदि यह चारों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन sp ऑर्बिटल में और बाकी 2 अनपेयर्ड बन के है सेपरेट p ऑर्बिटल्स में, तो ऐसे नाइट्रीन को हम बोलेंगे ट्रिपलेट नाइट्रीन। और स्टेबिलिटी में भी ऑलमोस्ट कुछ वही बात हो जाएगा कि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में है दोनों ऑर्बिटल में पेयर है, तो पेयर करने का मतलब कि रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम, और यहाँ एक पेयर है बाकी सब जो है अनपेयर है, तो अनपेयर वाला कम रिपल्शन करेगा, तो इस केस में ट्रिपलेट का स्टेबिलिटी जो है सिंगलेट से थोड़ा अधिक होगा। अब ये नाइट्रीन का इस्तेमाल जो है कौन सा रिएक्शन में होता है, तो 12 में एक रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमर टीमेन रिएक्शन जो है कार्बिन का इस्तेमाल करेगा, कार्बिन से होते हुए होता है, और जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है या नाइट्रीन इंटरमीडिएट से होकर के होता है। तो जब दोनों रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 चैप्टर में ऑर्गेनिक में, तो वहां समझ में आ जाएगा कि कार्बिन और नाइट्रीन का जनरेशन कैसे होता है, बनता कैसे ये सब, और फिर रिएक्शन में आगे कैसे जो है प्रोसीड करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो नाइट्रीन्स के बाद अब हम लोग देखेंगे एराइन्स। तो एराइन्स कहने का मतलब कि जो एराइन है, तो एराइन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते बहुत टाइप के, हम लोग डिस्कस किए हैं पहले, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास 11-12 में मेनली बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। तो यदि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे एराइन। जो लास्ट में YNE लगा हुआ है इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जनरली जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसा बेंजीन, और यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, और इस सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 के बराबर होता है, ऐसा। sp2 कहने का मतलब कि एक sp2 ऑर्बिटल इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया, एक sp2 ऑर्बिटल इधर सिग्मा बनाया, और एक sp2 ऑर्बिटल इधर सिग्मा, और यहाँ जो पाई बॉन्ड बना हुआ है यह p ऑर्बिटल से बना हुआ है, ऐसा। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनाया कौन सा ऑर्बिटल से बना हुआ है, p ऑर्बिटल से बना हुआ है। तो बेंजीन और ये हुआ बेंजाइन। बेंजाइन में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कब आएगा, तो अभी जैसे इस कार्बन का हम लोग बॉन्ड देखें तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, मतलब कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है। पूरा होने का मतलब कि यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ था कार्बन में, अब इस कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो बाकी का जो 2 इधर बचा सिग्मा सिग्मा और बीच वाला भी सिग्मा, और ये दोनों किनारे वाला हुआ पाई, ऐसा। तो यहाँ जो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा था हाइड्रोजन के साथ, जो sp2 ऑर्बिटल बना रहा था सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, अब वही sp2 ऑर्बिटल जो है सिग्मा नहीं बल्कि कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई, क्योंकि एक पाई तो पहले वाला है। ये जो नया पाई बॉन्ड आया वो कैसे आया, तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड हटने के बाद, तो जब इसके स्ट्रक्चर की बात हम लोग करें इस तरह से, तो इधर जो ये सब डबल बॉन्ड है सब तो वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ जो कार्बन था इसके पास जो sp2 ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन और एक और यहाँ sp2 ऑर्बिटल, ये भी हुआ sp2 ऑर्बिटल, ये भी sp2 ऑर्बिटल। यहाँ ये sp2 बना रहा है सिग्मा, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन हट गया है उसी के जगह अभी दोनों का साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा पाई। ई वाला भी पाई है, लेकिन ई पाई जो है बना है, इसको हम बोलेंगे पी पाई, मतलब p ऑर्बिटल से बना हुआ पाई, और यहाँ जो पाई बना है इसको हम लोग बोलेंगे sp2 पाई।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि बेंजाइन में जो पाई बॉन्ड्स हैं क्या सभी पाई बॉन्ड्स एक समान है या डिफरेंट है? तो डिफरेंट है। बेंजीन का जो ई तीनों पाई है ये तीनों सेम है क्योंकि तीनों पी ऑर्बिटल से बना है और ये सब डीलोकलाइजेशन में भाग लेता है। लेकिन इधर ही जो पाई बॉन्ड बना हुआ है ना वो sp2 ऑर्बिटल से बना है। हाइब्रिडाइजेशन जब बता रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में वहां हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है जनरली सिग्मा बॉन्ड्स ही बनाते हैं, पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। लेकिन बेंजाइन में जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड भी बना रहे हैं। एक्सेप्शनली ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड, जैसा कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं किसमें, बेंजाइन में। तो बेंजाइन में जो यहाँ एक पाई बॉन्ड बना हुआ है कौन सा ऑर्बिटल से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइड बाय ओवरलैपिंग से। बेंजीन के बारे में हमने बताया था कि एरोमेटिक होता है, सेम चीज बेंजाइन भी एरोमेटिक होगा। ऐसा अब ये नहीं सोचना है कि बेंजाइन यदि है तो इस तरह से है तो पाई यहां गिनेंगे, पाई 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 और ये भी पाई, तो टोटल 4 पाई, तो इलेक्ट्रॉन 4 into 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले स्पीशीज तो एरोमेटिक नहीं होते हैं, वो होना चाहिए 2 6 10 ऐसे करके। लेकिन अभी जो हमने क्या बताया कि इधर जो पाई बॉन्ड है ना, यह पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब जब बेंजीन का रेजोनेंस बनाएंगे तो केवल यही 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन में डीलोकलाइज करेगा, ई नहीं करेगा। तो एरोमेटिसिटी में इस पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है, केवल ई तीनों को देखना है। तो ई तीनों के आधार पे 3 पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, 3 पाई तो 3 into 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अब जो इस केस में एरोमेटिक होगा तो बेंजीन एंड बेंजाइन बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये जो है एराइंस के बारे में, तो एराइंस में मेनली किसको कंसीडर करना है, बेंजाइन को। और एराइन जो रिएक्शन है हम लोग 12 का चैप्टर में ही पढ़ेंगे, डॉज प्रोसेस या फिर जितने भी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोएलिन्स के, तो उसमें जो है बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, मतलब रिएक्शन जो है बेंजाइन से होकर होता है। तो चैप्टर पढ़ते वक्त जो है ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और इजीली और क्लियरली समझ में आएगा हम लोगों को। बस अभी केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन सा इंटरमीडिएट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे उसको जो है हम लोग जानेंगे। तो अब जो है बाकी के 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इनामाइंस और अलाइड्स, ये दोनों के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इनामाइंस क्या है, जो यहाँ नाम से EN मतलब कि डबल बॉन्ड होगा, और ये एमाइंस कहने का मतलब कि इसमें एमीन का फंक्शन रूप होगा, नाइट्रोजन ऐसा हाइड्रोजन वगैरह कुछ लगा हुआ सकता है। सो इनामाइंस आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन्स, मतलब अल्फा और बीटा कार्बन के बीच अनसैचुरेटेड करने का मतलब कि डबल बॉन्ड होगा और एमीन्स का भी फंक्शन रूप रहेगा। तो जब कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एमीन दोनों आ जाए इसी को बोलेंगे इनामाइन। तो जो डबल बॉन्ड कहां होगा, अल्फा बीटा के बीच। इनामाइंस बनते कैसे हैं, तो फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विद 2 डिग्री एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कि अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन यदि करवाया जाए 2 डिग्री एमीन से एसिड के प्रेजेंस में, तब जाकर के फॉर्मेशन होता है इनामाइन का। जैसे एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं, कोई भी हम लोग ग्रुप लें अल्डिहाइड या कीटोन, ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ग्रुप ले, उसमें C डबल बॉन्ड वो होगा, सपोज इसको हम लोग कीटोन ले लेते हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन, एसिड मतलब H+, ऐसा। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से H+ को गेन करता है, तो RCH2CO एक लोन पेयर और एक लोन पेयर से बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड R। अब इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 2 3 4 5, जबकि अपना 6 होता है। अब जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्लस चार्ज मतलब हाईली अनस्टेबल, इससे क्या करेगा कि कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन को जो है ले लेगा। तो अब जो हम लोग 2 डिग्री एमीन लेकर के रखे हैं R2NH 2 डिग्री एमीन। अब ये नाइट्रोजन यहाँ न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करके इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो RCH2C ऊपर भी हो जाएगा OH, इधर R और नीचे हो जाएगा N, एक H जुड़ा हुआ है और बाकी 2 R2।
अब नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 1 2 और 2 R के साथ 4, जबकि अपना 5 होता है। तो नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव आ गया तो क्या करेगा, बदले में फिर इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब फिर H प्लस बन जाएगा तो ऑक्सीजन की लोन पेयर से वापस H प्लस को ले लेगा। तो कैसा बनेगा, RCH2C, ऊपर में हो जाएगा OH2, एक हाइड्रोजन कॉलेज का और गया, एक ही लोन पेयर प्लस चार्ज R और नीचे हो जाएगा N और उसके साथ R2 अब क्या होगा यहां से कि जो दो हाइड्रोजन था इसमें से एक हाइड्रोजन को हम अलग लिखेंगे तो ऑक्सीजन पर फिर से पॉजिटिव चार्ज है, इस बार क्या करेगा, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा और इस बॉन्ड को हम लोग यहां शिफ्ट कर देंगे। तो इस बार जो स्पीशीज बनेगा RCH डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ R और N R2 कैसे हम लिख सकते हैं R और इधर R। तो ये हुआ एमीन, बगल वाला कार्बन को बोलेंगे अल्फा, उसके बगल वाला को बोलेंगे बीटा। तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया और एमीन है तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड और एमीन, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन। तो ऐसे ही कंपाउंड को हम बोलते हैं इनामाइन। ऐसा तो ऐसे फॉर्मेशन होता है इनामाइन का। सो इनामाइन्स आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन्स। कैसे फॉर्मेशन होगा, तो अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन 2 डिग्री एमीन के साथ करवाएंगे एसिड की वजह से। तो अल्डिहाइड कीटोन हम लोग को चैप्टर्स भी डिस्कस करना है क्लास 12 में, तो वहां हम लोग देखेंगे इस तरह का फॉर्मेशन जो है इनामाइन का। तो इस इनामाइन का इस्तेमाल जो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है इसमें अस्टॉर्फ इनामाइन रिएक्शन। यह रिएक्शन हम लोग को क्लास 12 में नहीं पढ़ना है, एडवांस रिएक्शन है। इस रिएक्शन में लगा ही हुआ है अस्टॉर्फ इनामाइन रिएक्शन, मतलब अस्टॉर्फ तो नाम हुआ साइंटिस्ट और इनामाइन से होकर के रिएक्शन प्रोसीड करता है, दैट्स व्हाई अस्टॉर्फ इनामाइन रिएक्शन। और एक लास्ट है इसमें अलाइड्स। तो अलाइड्स क्या होते हैं, केमिकल स्पीशीज इन व्हिच द पॉजिटिवली चार्ज्ड हेटेरोएटम इज कनेक्टेड टू अ कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। मतलब इस टाइप के केमिकल स्पीशीज में क्या होते हैं कि एक हेटेरोएटम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे जो नॉन मेटल एटम होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, तो वैसे एलिमेंट को हम बोलते हैं हेटेरोएटम्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि केमिकल स्पीशीज जिसमें कोई हेटेरोएटम जिस पर की पॉजिटिव चार्ज होगा वह जुड़ा हुआ रहेगा एक कार्बन से और उस कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन और एक हेटेरोएटम के बीच बॉन्ड होगा, उस हेटेरोएटम पे होगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं अलाइड्स। जैसे फास्फोरस पर पॉजिटिव, बगल में कार्बन पर नेगेटिव, फास्फोनियम अलाइड। सल्फर पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, सल्फोनियम अलाइड। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, अमोनियम अलाइड। ये लास्ट में जो आईडी लगा हुआ है ना, तो आईडी का मतलब कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा और चार्ज इलेक्ट्रॉन के हिसाब से है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी से ज्यादा तो नेगेटिव और वैलेंसी से कम तो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3 4 5, जबकि अपना 4, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है इसलिए नेगेटिव। फास्फोरस का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होता है 5 और यहाँ देखिए हम लोग 1 2 3 4, एक कम है इसलिए पॉजिटिव। इसका हम लोग जो है इस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फिर इस केस में इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा R C R, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन करेंगे तो जाएगा डबल बॉन्ड P R डैश R डैश R डैश। मतलब अब चार्ज जो खत्म हो गया क्योंकि दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर है, 1 2 3 4 वैलेंसी के बराबर हो गया कार्बन का, वैसे ही फास्फोरस का 1 2 3 4 5। तो दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। सेम चीज यहाँ की दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ कर दें तो R C R, ये डबल बॉन्ड सल्फर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा R डैश R डैश। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर 1 2 3 4 5 6, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो R C R N R डैश ऐसा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर होगा। तो अलाइड्स मतलब ऐसे केमिकल स्पीशीज जिसमें कोई पॉजिटिवली चार्ज हेटेरोएटम नेगेटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको अलाइड्स बोलेंगे। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विटिक रिएक्शन, जिसमें हम लोग फास्फोनियम अलाइड का इस्तेमाल करते हैं और काफी एडवांस रिएक्शन है विटिक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हम लोग को आईएससी में जो है इस रिएक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं करना है।
तो आईएससी में ऑलमोस्ट 17 के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं। अलाइड्स के बारे में केवल हम लोग को जो है इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ना है, आगे एडवांस कंसेप्ट है। तो इस तरह से जितना भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमने लिखा था शुरू में, सबके बारे में हम लोग डिस्कस किए। सबसे पहले कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फिर फ्री रेडिकल, आज हम लोग देखे कार्बीन, नाइट्रीन, उसके बाद इनामाइन, अलाइड और एक बीच में एराइन्स के बारे में। तो टोटल जो है ऐसे 8 इंटरमीडिएट्स हुए। आईएससी में जितने रिएक्शंस पढ़ना है उसके अनुसार से जो है आपको शुरुआत का 4 मतलब कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और कार्बीन्स, इसके बारे में जो है डिटेल से स्टडी करोगे। और बाकी को रिकॉग्नाइज करने का तरीका केवल कि होते क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को जो है याद रखना है। बाकी जब चैप्टर्स आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब रिएक्शन से सामना करेंगे तो वहां समझ में आएगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट था क्या, इसका क्या इस्तेमाल हुआ। अभी केवल पढ़ करके आप लोग लर्न करो, कंसेप्ट को समझ। धन्यवाद।